हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं आज 3 जनवरी का करंट अफेयर की शुरुआत थॉट से करेंगे। आज का थॉट है कि समय के साथ चलो, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। ये बहुत सही बात है कि अगर हम समय के साथ सही समय पर सही काम करते हैं, हमने जो अपने लिए पढ़ाई का टारगेट डिसाइड किया है उसे हम फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। पहला क्वेश्चन है आज का, किस राज्य में विवादित कानून आफ्स्पा कानून को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है नागालैंड। अब ये आफ्सा का नाम आपने पहले भी सुना होगा। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में ये काफी चर्चा में रहता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो आफ्सा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में ये कानून आया था। इसके तहत जो सेना होती है, जो आर्मी होती है, उसको ये स्पेशल पावर मिलती है कि वो अगर किसी व्यक्ति को पर कोई शंका होती है तो शक के आधार पे उसको गोली भी मार सकता है, तलाशी कर सकता है और बहुत सारे स्पेशल पावर प्राप्त हो जाते हैं। तो इसकी जांच समिति के लिए कौन सी, मतलब इसकी जांच नागालैंड में ये इसके तहत कुछ लोगों की जान चली गई थी। सेना में शंका के आधार पे कुछ लोगों को गोली मार दी गई थी, तो उसी की छानबीन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जांच समिति। जो समिति थी विवेक जोशी समिति। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी ये कानून कहाँ पर 6 महीने के लिए लागू हुआ है? तो नागालैंड में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट सारामती कहाँ पर स्थित है? तो माउंट सारामती नागालैंड में स्थित है। तो इतना आपको आफ्सा के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान शुभारंभ किया है। तो इस अभियान का नाम बताना है। अभियान का नाम है पढ़े भारत अभियान। देखिए, शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और ये अभियान शुरू हुआ है, तो पढ़े भारत अभियान आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सार्थक पहल का नाम आपने सुना होगा। ये छात्र और शिक्षकों के संपूर्ण विकास के लिए है। याद रखिएगा, छात्र और शिक्षकों के संपूर्ण विकास के लिए सार्थक पहल है। और नवीन शिक्षा नीति पहले हम 10+2 पढ़ते थे। तो जो लास्ट शिक्षा नीति आई थी वो 1986 में आई थी। और फिर उसके बाद 2022 में जो कस्तूरी, मतलब 20 की शिक्षा नीति है, ये कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। जो शिक्षा है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है? तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन क्या संविधान में प्रारंभिक तौर पर भी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय था? तो ऐसा नहीं था। पहले शिक्षा राज्य सूची के अंतर्गत आता था। फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जब चेंजेस हुए तो क्या किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 में जारी हुई है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अलग नीति लागू की है, जिसके तहत शिक्षाओं को क्या दिया जाएगा? मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। 33.3% आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। और जो बस होती हैं, जो सार्वजनिक बस होती हैं, उसमें 50% सीट रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए। तो ये पहले तमिलनाडु की याद रखिएगा। जो तमिलनाडु है वो खाद्य सूचकांक में भी नंबर 1 पर आया था। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु का तट है वो कौन सा होता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किसने लागू किया है? तो ये केरल गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण के लिए लागू किया था। समुद्रयान कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो समुद्रयान चेन्नई से लॉन्च हुआ था। और जो 44वें नंबर का चेस ओलंपियाड था उसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के क्षेत्र में एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की स्थापना यूपी में मेरठ में की गई, इसको याद रखिएगा। कुछ अन्य विश्वविद्यालय भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये मणिपुर में की गई।
राष्ट्रीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय या राष्ट्रीय समुद्री जो म्यूजियम है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो लोथल, गुजरात में की गई। सिंधु विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये लेह लद्दाख में की गई। और स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय ये खुला है लॉस एंजलिस में। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में परिवर्तित किया गया है। और इस बार जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो किसको मिला है? शरद कमल, जो कि एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था? ये यहाँ पर 2022 होगा। तो ये है वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रखिएगा, ICJ इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसके जो हेड के रूप में नियुक्त हुए हैं या महानिदेशक हैं वो कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। आपसे पूछा जा सकता है BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम याद रखिएगा, पंकज कुमार। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके हेड कौन है? तो वो है कुलदीप सिंह। ये नाम भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? यहाँ पर 22 होगा, याद रखिएगा। तो ये श्रीलंका ने जीता है, और श्रीलंका उपविजेता रहा है और भारत ने जीता है। टोटल ये 9 बार हुआ है अंडर-19 वर्ल्ड कप, जिसमें 8 बार जो विजेता है वो अपना प्यारा भारत रहा है। तो इसको याद रखिएगा, अंडर-19 एशिया कप इसका खिताब भारत ने जीता है। कुछ ट्रॉफीज आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का विजेता तमिलनाडु है। विजय हजारे ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, इसका विजेता है हिमाचल प्रदेश। फिर कुछ कप जैसे संतोष ट्रॉफी पूछा जा सकता है आपसे, या संतोष ट्रॉफी या डूरंड कप, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है। और उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किस गेम से है? तो बैडमिंटन से है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड जीता है? तो ये भी विमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड। डॉक्टर निकिता शोकल, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। इन्होंने जीता है मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड। अब इस तरीके का अवार्ड आया है तो आपसे मिस यूनिवर्स इंडिया की एक बेटी है जिन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स का खिताब, वो है हरनाथ सिंधु का नाम आप सभी ने सुना होगा। भारत की ऐसी तीसरी ये महिला रह चुकी है जिन्होंने क्या है ये खिताब जीता है। और इसके पहले किस किसने जीता है? तो आपको याद होगा लारा दत्ता, और एक और नाम है जिन्होंने सबसे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, सुष्मिता सेन। तो ये दोनों नाम आपको याद होंगे। और थर्ड जो पर्सनैलिटी है वो है हरनाथ सिंधु का संबंध किस स्टेट से है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट टू पी अभियान का संबंध किससे है? तो ये जो राइट टू पी अभियान है ये सैनिटेशन से रिलेटेड है, जो स्वच्छता है, जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, जो सार्वजनिक टॉयलेट होते हैं वहाँ पर क्या है बहुत अधिक गंदगी रहती है, तो उस गंदगी को मतलब वहाँ पर स्वच्छता, एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट बनाने के लिए नागपुर गवर्नमेंट ने ये राइट टू पी अभियान लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान जिसके बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुना होगा, और इसमें आपने हो सकता है काम भी किया हो स्कूल में, कॉलेज में। इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए थे। तो आपको बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके नाम है डॉक्टर वेंकुटम, नवजीत सिंह और डॉक्टर प्रदीप। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपसे पूछा जा सकता है कि कितने भारतीयों को मिला, तो 3 भारतीयों को मिला है।
फिर कनाडा की बात आई है तो कनाडा में एक शहर है विनीपेग, जिसे गेहूं, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी के रूप में जाना जाता है, विनीपेग। तो याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपने सुना ही होगा, 16 सितंबर, जिसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। और 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए लागू हुआ था। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है, कनाडा में स्थित है। यूरेनियम जो अयस्क होता है उसका जो सबसे अधिक भंडारण होता है वो एक झील होता है, वो भी कनाडा में स्थित है। उस झील का नाम है अथावास्का झील। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2022 को किस संगठन ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये मनाया है DRDO। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। और इसका जो ध्येय वाक्य क्या है, अभी ये RS के एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि DRDO का ध्येय वाक्य क्या है, तो वो है वलस्य मूलम विज्ञानम। याद रखिएगा, DRDO का ध्येय वाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि DRDO ने कौन कौन सी मिसाइल लॉन्च की हैं, DRDO के वर्तमान में हेड कौन है। तो याद रखिएगा, जो सरफेस से सरफेस मिसाइल है वो है प्रलय, पिनाका, ब्रह्मोस। ये सारी मिसाइल किसने लॉन्च की हैं, तो DRDO ने लॉन्च की हैं। DRDO अपनी मिसाइल कहाँ से लॉन्च करता है, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जो द्वीप है ब्लीहर उड़ीसा में, वहीं से क्या है ये मिसाइल लॉन्च की जाती हैं। अभी पूछा जा सकता है कि सतीश रेड्डी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जो आर्यभट्ट पुरस्कार है उसे सतीश रेड्डी जी को क्या है सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मैथमेटिक्स डे कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। और जो रामानुजम पुरस्कार है, तो वो रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है, तो ये नीना गुप्ता को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आज का करंट अफेयर था। कल का करंट अफेयर क्या आपने रिवाइज किया था? कल मैंने 1 जनवरी और 2 जनवरी दोनों का करंट अफेयर एक ही क्लास में पढ़ाया था, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। रिवीजन बहुत अधिक ज़रूरी है, तो आप जो पुराना है उसको रिवाइज करते जाइएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट डेज हम दिसंबर माह के डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी हमने 1 जनवरी को एक और डे, अब 1 जनवरी को DRDO डे पढ़ा। और क्या पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी को कल पढ़ा था हमने वर्ल्ड फैमिली डे, जो विश्व परिवार दिवस होता है वो भी कब होता है, 1 जनवरी को होता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेज आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 14 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं, 24 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं। फिर मार्च में कौन कौन से, जैसे कि 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन क्या रहता है, राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है, राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं रहता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस रहता है। इस तरीके के आपको सारे इम्पोर्टेंट डेज पता होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी क्या चर्चा में रहा था, बहुत अधिक मुद्दा, जैसे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ है जो कि 100 ईयर्स की थी, उनका नाम क्या है। ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। उनका नाम था आदरणीय हीराबाई मोदी जी। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये आज के करंट अफेयर थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हाँ, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने नहीं लिखा है, आज मैं आपको बता देती हूँ कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इसरो के द्वारा जो भी मिशन
2021-22 में लॉन्च हुए हैं, इसको आपको बताना है। इसरो के मिशन बताना है आपको, कौन कौन से मिशन है, कब कब किस किस मिसाइल से लॉन्च हुए हैं। और एक क्वेश्चन और है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो है कि मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ये आपको सर्च करके बताना है। तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं आज 5 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट से। आज का थॉट है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा काम करने से पहले सोचेगा और मूर्ख व्यक्ति हमेशा काम करने के बाद। तो हम सभी को, हम अपनी लाइफ में जो भी कदम उठाते हैं उसका क्या परिणाम होगा ये सोचकर अगर हम पहले सोच लेंगे तो शायद उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ पढ़ना शुरू करते हैं 5 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2023 में भारत बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम है जिनकी अध्यक्षता करने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का एशियाई प्रशांत जो डाक संघ है, इसका नेतृत्व 2023 में कौन कर रहा है? तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा प्यारा भारत। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड। तो थाईलैंड किसका सदस्य है? थाईलैंड एशियान कंट्री जो है उनका सदस्य है। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है कि भारत का जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है, इसकी स्थापना 1961 से हुई थी और ये 1962 से इफेक्टिव हुआ था। अब 2023 में भारत कौन कौन सी समूहों की अध्यक्षता करने वाला है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है G20। G20 की 2023 में अध्यक्षता करने वाला है प्यारा भारत। वासेनार व्यवस्था का भी जो अध्यक्षता है वो भारत करने वाला है। 2023 को भारत सरकार ने बाजरा वर्ष घोषित किया है और जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है वो भी 2023 में कहाँ पर होने वाला है? उड़ीसा में होने वाला है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आपके इतने स्टैटिक पॉइंट में से जरूर आएगा कि इन जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी अध्यक्षता कहाँ कहाँ पर 2023 में, 2022 में कहाँ कहाँ पर हुई? तो देखिए, जो आसियान जकार्ता, आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में है, जो कि क्या है? इंडोनेशिया, जकार्ता में है। फिर SCO जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी समरकंद, जो कहाँ पर स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। G7 जो कंट्रीज हैं, तो G7 की 2022 में जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? तो वो जर्मनी ने की है। जो ब्रिक्स कंट्री हैं, तो चूंकि ये अल्फाबेटिकल अध्यक्षता करते हैं, तो 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो चाइना ने की है। अब इसके बाद में 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका करेगा। इसके बाद आता है बिम्स्टेक। जो बिम्स्टेक समूह है, इसकी 2022 में अध्यक्षता किसने की है? तो ये श्रीलंका के शहर कोलंबो में हुआ है। तो आपको इतने फैक्ट याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि 4 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो जो लोग देख नहीं पाते हैं, जिनको आंखों से देखने में आंशिक या पूर्ण रूप से क्या है, अंधापन होता है, तो उनके लिए विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। एक फ्रांस के व्यक्ति थे लुईस ब्रेल, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो यूरो। अब यूरोपियन यूनियन की बात आई है तो आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1957 में हुई थी। एक संधि हुई थी जिसे रोम की संधि कहा जाता है, उसके तहत यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। यहाँ पर एक समझौता आता है जिसे बोला जाता है शेंजेन समझौता। शेंजेन समझौता क्या होता है?
कि ये पासपोर्ट फ्री बॉर्डर बनाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 देश हैं, तो 27 देश जो हैं ये एक दूसरे की जो बॉर्डर है उन मतलब इन देशों को एक दूसरे में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये बॉर्डर फ्री मतलब पासपोर्ट फ्री बॉर्डर होती है इनकी, तो जिससे क्या हो सकता है, इनके लिए काफ़ी सुविधा रहती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब की गई, 1957 में की गई। किस संधि के तहत की गई, तो रोम की संधि के तहत की गई। इसमें कितने देश हैं, 27 देश हैं। अब देखिए, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से क्या हुआ, एग्जिट हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रेग्जिट कहा जाता है। 2021-22 में आपने देखा होगा कि ये कितना अधिक चर्चा में था। और किस देश ने जो यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है, तो जो यूरोपियन यूनियन है, क्या उसमें सारे देशों ने यूरो को अपनाया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो अपनाने वाला देश बना है वो बना है क्रोएशिया, तो ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ब्रुसेल्स में है। और वर्तमान में जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं उसमें से 20 देशों ने किसको अपनाया है, अपनी मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया है। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफी मोटिवेट करने वाला क्वेश्चन भी है। देखिए, अभी ठंडी बहुत अधिक पड़ रही है। दमोह जिले के कलेक्टर ने तो जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनको 3 दिन की छुट्टियां भी घोषित कर दी हैं। लेकिन जब हम अपने घर में रजाइयों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब भी एक महिला अधिकारी, जिनको सियाचिन, आपने पढ़ा होगा कि सियाचिन जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ठंडा युद्ध स्थल है, जहाँ का टेम्परेचर वर्तमान में भी देखा जाए तो -25 डिग्री है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी अधिक ठंड में शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान को क्या बनाया गया है, जो सियाचिन है, सियाचिन युद्ध क्षेत्र में उनको महिला अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। तो जिनके हौसले बुलंद हैं उनको क्या ठंडी क्या गर्मी, तो ये काफ़ी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। कैप्टन शिवा चौहान, इनका नाम याद रखना है। और सियाचिन कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर नुब्रा नदी घाटी है, यहाँ पर आता है। सियाचिन को 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा हमने क्या किया था सॉरी, इसको अपनाया था, मतलब हासिल किया था। फिर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान के शहर में, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, चूंकि ये काफी चर्चा में रही है, कैप्टन शिवा चौहान का संबंध किस स्टेट से है, तो ये राजस्थान से है। राजस्थान में भी ये उदयपुर से है, तो ये आपको याद रखना है। फिर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये उद्घाटन किया गया राजस्थान में। इसका उद्देश्य है शांति के साथ प्रगति। याद रखिएगा, इसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्काउट गाइड की टीम भी क्या करेगी, शामिल होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन 929। अब ये 929 क्या है, ये 929 एक मिशन है जो किसने लॉन्च किया है, तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये मिशन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिएगा मिशन 929 शुरू हुआ है त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा की बात आई है तो आपको याद रखना है, एक पोर्टल और कुछ दिन पहले त्रिपुरा में लॉन्च हुआ था, वो था कौन सा, अमर पोर्टल। ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही क्या हुई थी, जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर आर्टिकल नंबर 329 तक क्या है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और आपसे सॉरी क्या पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है ये कितने सदस्यीय संस्था है, तो 3 सदस्यीय संस्था है। इसमें जो होते हैं एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और मुख्य निर्वाचन के अतिरिक्त जो 2 होते हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्तमान में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है उसने पहला हरित हाइड्रोजन मिशन शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ कहाँ से हुआ है, तो इसकी शुरुआत हुई है
सूरत से। सूरत गुजरात में है, तो सूरत शहर में शुरू हुई है। ये क्या है? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। इसमें क्या होगा, देखिए जो H2O होता है तो इसके द्वारा ही क्या किया जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के जो एनर्जी बनाई जाएगी उससे ये संचालित होगी। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई थी, जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसको महारत्न का दर्जा कब मिला था? तो 2010 में एनटीपीसी को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि सोलर एनर्जी से संचालित गांव कौन सा है? तो वो है मोडेरा। मोडेरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये स्मार्ट कार्यक्रम जो है वो आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान, जो साइंटिफिक रिसर्च है उसको आयुर्वेद में किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इससे जैसे जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज़ है या अन्य प्रकार के जो रोग होते हैं उनका जो निदान है वो किसके द्वारा किया जाएगा? आयुष के द्वारा किया जाएगा। अब ये आयुष क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म ए फॉर आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। वर्तमान में जो आयुष मंत्री हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो आयुष का मतलब जो स्टार्ट कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। फिर हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ पर जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन हुआ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जल संरक्षण के लिए काफी अच्छे कार्यक्रम चला रही है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। तो जैसे आपने सुना होगा हर घर नल से जल, तो हर घर नल से जल में भी मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है, तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले ने हर घर नल से जल का जो 100% टारगेट है वो अचीव किया है, और ये मध्य प्रदेश का ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। लेकिन अगर हम बात स्टेट वाइज करते हैं तो हर घर नल से जल में जो अग्रणी स्थान है वो किसका है? वो गोवा है। गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसने हर घर नल से जल का 100% टारगेट अचीव किया है। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय का भी नाम आपने सुना होगा। जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, कब किया गया ये आपको बताना है। और वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख हैं वो उनका नाम क्या है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये नाम भी आपको याद रखना है। और इसका जो विजन है, इसकी जो थीम है वो है इंडिया वाटर एट द रेट 2047। वाटर इंडिया एट द रेट 2047, क्योंकि 2047 तक हमने ये लक्ष्य रखा है। तो इसको याद रखिएगा आप कि जल के लिए जो अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन हुआ है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में हुआ है। इसके लिए 5P का कॉन्सेप्ट रखा है। फर्स्ट पी क्या डोनोट यहाँ पर डोनोट करता है, वो करता है पॉलिटिकल विल को लेकर, कि पॉलिटिकल विल कैसे हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति किस तरीके की हो। फिर सेकंड पी करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। थर्ड पी है वो पब्लिक फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। फोर्थ पी है वो पार्टनरशिप को बताता है। और 5P है वो परसुएशन को बताता है। एक बार और, क्योंकि ये आप मेंस में इस तरीके के एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पी बताता है कि आपका पॉलिटिकल विल क्या है, क्योंकि आप राजनीतिक इच्छा शक्ति के विरुद्ध ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। सेकंड पी बताता है पार्टनरशिप को लेकर, कि पार्टनरशिप भी ज़रूरी है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, पब्लिक फाइनेंसिंग भी ज़रूरी है। सब कुछ पैसा सरकार नहीं दे सकती, लोगों की भी मदद चाहिए पड़ेगी। और परसुएशन के बिना भी ये कार्य नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको 5P का कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश में क्या है, कैसे याद किया था हमने? सुक्खू। तो याद रखिएगा कि जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं सुखविंदर सिंह, सक्खू या सिक्खू जो भी आप बोले। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कोष बनाया है जिसका नाम है सुखामय सहायता कोष। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा है, जब वहाँ पर ये चर्चा चली होगी
कि एक कोष बन रहा है जिसका नाम है सुखामय सहायता कोष। तो जो मंत्रीगण हैं वो सभी बहुत खुश हुए होंगे। फिर पता चला कि इसके लिए 101 करोड़ की घोषणा की गई, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात थी। लेकिन जब क्वेश्चन ये उठा कि ये पैसा आएगा कहाँ से, तो जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, उनके एक एक महीने की सैलरी उनको इस कोष में देनी होगी, तब सही तरीके से पता चला कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो याद रखना है आपको, सुखामय सहायता कोष है, ये किस लिए बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, तो स्किल डेवलपमेंट और जो व्यवसायिक प्रशिक्षण है, कौशल विकास के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए ये इसको बनाया गया है। फिर आज का करंट अफेयर था। फिर आपको आज के क्वेश्चन को नोट करना है और इसका आंसर देना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, और पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, ये भी आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि प्रवासी, जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अब हम रोज की तरह कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। दोनों विश्व युद्धों में जो ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलके जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें जो भारतीय सैनिकों का ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक बना रही है, वो कहाँ पर बना रही है, स्कॉटलैंड में बना रही है। याद रखना है, ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के तहत क्या है, मंजूरी दी गई है। फिर केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च किया था, तो वो था डीप टेक स्टार्टअप को लेकर। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2015 में लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, दिग्गज खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था, तो ये ब्राजील के खिलाड़ी थे, इनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता था। तेलंगाना के 2 मंदिर हैं जिन्हें प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है, एक है भद्राचलम मंदिर और दूसरा है रामप्पा मंदिर। फिर तेलंगाना सरकार ने रायतू बंधु योजना शुरू की है, तो ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये 10वां संस्करण था, किसानों की आय को दुगना करने के लिए। नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या रखी गई थी, कि महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता था, तो कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता था। और जो पुरुषों की जो चैंपियनशिप थी उसमें ये मैग्नस कार्लसन ने गोल्ड मेडल जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नई एकीकृत खाद्य योजना की शुरुआत कब से की जाएगी, तो ये 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई। तो ये आज का करंट अफेयर था, हमने कल का करंट अफेयर भी रिवाइज किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 6 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत मार्टिन लूथर किंग के थॉट से करते हैं। उन्होंने कहा है, द टाइम इज़ ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज़ राइट। मतलब सही समय करने के लिए हमेशा सही समय होता है। आप अगर सही काम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य सही है, तो आप उसे कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 6 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, तो ये एशिया का पहला देश है, वो बना है चाइना, जो क्या करेगा, हाइड्रोजन से संचालित करने वाली ट्रेन की शुरुआत करेगा। इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी आपको याद रखना है। अब बात हाइड्रोजन की आई है, तो आपने पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बताया था। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से स्वच्छ ईंधन में बनाने में यूज होता है, या फिर इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो
आवारा हूँ, ये वाला गाना शायद हाइड्रोजन की टेंडेंसी को देखकर ही बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। और अगर विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने संचालित की, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो देश है जर्मनी। ये भी आपको याद रखना है। अगर एशिया में पूछा जाए तो चाइना ने, और अगर यहाँ पर पूछा जाए पूरे विश्व में पूछा जाए तो वो याद रखना है आपको जर्मनी। तो इतने फैक्ट आपको हाइड्रोजन के बारे में पता होने चाहिए। हाइड्रोजन के 3 जो समस्थानिक हैं वो हैं कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड इतने फैक्ट थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल है अरुणाचल प्रदेश में, इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये पूछा गया है कि इसका उद्घाटन किसने किया। तो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री के पद पर हैं वो कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। और चूंकि अरुणाचल प्रदेश की बात है, आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में क्या रहता है, चाइना के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट रहता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजिक तरीके से देखा जाए, स्ट्रैटेजिक बॉर्डर के लिए और सामरिक महत्व के लिए इसका काफ़ी अधिक महत्व है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चूंकि एक पुल बना है तो इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण BRO ने कराया है। अब ये BRO क्या होता है, तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1960 में बना था, ये भी याद रखिएगा। और जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनश्री नदी, तो सुबनश्री नदी पर ये पुल बना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की आई है तो हमें इसके सारे स्टैटिक पॉइंट डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश का एक नेशनल पार्क है जो काफ़ी UPSC में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ दिन पहले यहाँ पर जो यहाँ का पहला एयरपोर्ट था वो लॉन्च हुआ था, जिसका नाम क्या है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम आपको याद रखना है, जो सूर्य चंद्रमा के नाम पर ही ये रखा गया था, डोनी पोलो एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, दोपा रीजा पुल। जो दोपा रीजा पुल है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, सुबनश्री नदी पर स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चूंकि भारत किसानों का देश है, गांधी जी ने भी कहा है कि भारत जो है वो गाँवों का देश है, और गाँव में क्या रहते हैं, किसान रहते हैं। तो जो किसान होते हैं वो अन्नदाता होते हैं, उनका बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में कितने सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो किसानों को समर्पित हैं। मतलब जब फसल की कटाई होती है, जैसे आपने देखा होगा नोआखाई फेस्टिवल होता है, ये जब चावल की नई फसल आती है तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो फसल के कटने पर मनाए जाते हैं। उन्हीं में एक मणिपुर का फेस्टिवल है जिसका नाम है गान बगाई फेस्टिवल। जब फसल की कटाई होती है तो वर्ष के अंत में ये त्योहार मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जो गान बगाई त्योहार है ये फसल के कटने पर कहाँ पर मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। अब मणिपुर की बात आई है तो आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में काफ़ी बार विनर रह चुकी हैं, मैरी कॉम। जो मैरी कॉम है इनका संबंध भी कहाँ पर है, मणिपुर से है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको सुपर मॉम भी कहा जाता है, क्योंकि माँ बनने के बाद भी इन्होंने किस तरीके से भारत के लिए खेला है, ये इनका जज्बा काफ़ी सलाम योग्य है। तो याद रखिएगा। और मणिपुर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है, और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है वो भी मणिपुर में ही बन रही है। तो आपको इतने फैक्ट इससे रिलेटेड पता होना चाहिए। अब अभी हमने देखिए, आज हम स्टेट वाइज ऐसा पढ़ रहे हैं, हमने अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने मणिपुर का क्वेश्चन पढ़ा। अब बारी है उड़ीसा की। तटीय राज्य है जहाँ का सूर्य मंदिर यूनेस्को में शामिल है। तो उड़ीसा एक्चुअली हमारे सबके लिए जो मिशन है उड़ीसा के, क्योंकि उड़ीसा में क्या होता है, बहुत अधिक बाढ़ आती है और वहाँ पर बहुत सारी आपदाएं भी आती हैं, फिर भी उड़ीसा बहुत सराहनीय कार्य करता है। जैसे जो जग जीवन मिशन है उसे सेकंड टाइम UN हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड से नवाजा गया है।
यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड मिला है जग जग मिशन को। याद रखिएगा, ये यहाँ का एक अभियान है जग मिशन, जो कि स्लम एरियाज के लिए काम करता है। स्लम एरिया का किस तरीके से उन्नयन किया जाए, कैसे उसको अपग्रेडेड किया जाए, और जो स्लम में बहुत पिछड़े हुए लोग रहते हैं उनको एक गुड लाइफ मिल सके, इसके लिए काफ़ी अच्छा मिशन है ये, इसीलिए इसे यूएन हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यूनाइटेड नेशन का निर्माण कब किया गया था। अब उड़ीसा की बात आई है, चूंकि हम ऐसा वन लाइनर तो पढ़ते नहीं है, हमें हर चीज़ को, क्योंकि स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कीजिएगा कि 2023 में जो हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, तो वो उड़ीसा में होने वाला है। और उड़ीसा में एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, वो कौन सा स्टेडियम है, वो बिरसा मुंडा स्टेडियम है। फिर उड़ीसा ने जो जल संग्रह है, जो वर्षा जल का संग्रह है, उसके लिए क्या किया था, एक अभियान चलाया था जिसे क्या बोला गया था, छाता अभियान। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि छाता अभियान का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर, अब हम उड़ीसा के बाद में कहाँ आ रहे हैं, एक और कोस्टल राज्य, वो है गोवा। तो गोवा, अब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। तो ये कहाँ हुआ है, तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि मनोहर पारिकर एक ऐसा नाम जो आज के समय के जो मंत्री हैं उनके लिए एक शिक्षा है, शिक्षा की तरीके से इनका जीवन कार्य कर सकता है। क्योंकि अगर आपने शायद इनके बारे में पढ़ा होगा, मनोहर मनोहर पारिकर जी भारत में भी रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं और गोवा के ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो आपने देखा होगा, जब सीएम की गाड़ी आती है तो 4-5 गाड़ियां उनके पीछे चलती हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने इस तरीके से प्रशासनिक गाड़ियों का यूज़ नहीं किया। इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी ऐसी थी, ये साइकिल से चलते थे, स्कूटी से चलते थे, मतलब कभी भी इन्होंने जो इनका पावर था उसका ऐसा यूज़ नहीं किया। बहुत ही सामान्य सा जीवन जीने वाले और बहुत ही प्रभावी वक्ता, प्रभावी व्यक्तित्व के धनी थे मनोहर पारिकर जी। जब इनको जब इनका अंत समय चल रहा था, जब इनको कैंसर से ये जूझ रहे थे, तब भी ये पार्लियामेंट में आते थे और बहुत ही शिद्दत से अपना काम करते थे। तो ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। तो याद रखिएगा, जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मनोहर पारिकर जी के नाम पर रख दिया गया है। और ये कहाँ पर हुआ है, तो गोवा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा मध्य प्रदेश आवासीय भूमि अधिकार, देखिए ये मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है ये कहाँ पर शुरू हुई है, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। अब बात मध्य प्रदेश की आई है तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है, मामा जी, मतलब शिवराज सिंह चौहान जी। तो इनका नाम तो आप सभी ही जानते होंगे। और वर्तमान में जो गवर्नर है मध्य प्रदेश के वो कौन है, वो है मंगू भाई पटेल, उनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, ये भूमि का अधिकार उन लोगों के लिए है जिनके पास घर नहीं है। तो आवासीय भूमि अधिकार योजना लॉन्च की गई है, इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, उस पोर्टल का नाम क्या है, सारा पोर्टल, जिस पर जाके आप अपनी डिटेल देकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके की भारत सरकार की एक योजना है जिसे स्वामित्व योजना के नाम से भी आपने जाना होगा। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल को शुरू हुई थी। अभी 24 अप्रैल को क्या रहता है, तो जो पंचायती राज दिवस रहता है वो 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या हैं, तो ये 19,744 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हुआ था। 2030 तक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2030 तक 125 गीगावाट जो है वो अक्षय ऊर्जा का निर्माण करना है। जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके तहत 2030 तक 125 गीगावाट बनाना है, क्या, नवीनीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है, तो इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में क्या होगा कि अगले 40 वर्षों तक जो भी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी उसका 12% फ्री इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिया जाएगा।
और टोटल एनर्जी कितनी बनने वाली है इससे? 382 मेगावाट। याद रखिएगा ये सब कहाँ होने वाला है? सुन्नी बांध। कल हमने पढ़ा था सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कहाँ के सीएम है, तो हिमाचल प्रदेश के हैं, तो सुक्खी सुन्नी ऐसे याद कर लीजिए, इन सब का संबंध कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI फसाई। FSSAI जो है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि यूपी की 2 जेल थी जिन्हें ईट इंडिया राइट के तहत 5 रेटिंग्स दी गई थी। तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन है जिसको क्या दिया गया है? 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो उस ईट राइट स्टेशन के लिए दिया गया है। यहाँ का जो खाना है वो काफ़ी अच्छा है, स्वच्छ है। तो ये है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को क्या मिला है? 5 स्टार रेटिंग मिला है ईट राइट के तहत। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। और बात है दीदी सुरक्षा कवच कहाँ से शुरू हुआ है? तो दीदी का नाम आया है तो आप समझ ही गए होंगे कि दीदी कहाँ पर हैं। ये ममता दीदी, मतलब ममता बनर्जी जी की बात चल रही है। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। और जो इसमें कार्यकर्ता होंगे, जो भी वर्कर होंगे, उन्हें कहा जाएगा दीदी का दूत। मतलब जैसे एम्बेसडर होते हैं उस तरीके से बोल सकते हैं, उन्हें कहा जाएगा दीदी का दूत। तो याद रखिएगा ये क्या है? दीदी कवच योजना है। फिर आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसके बारे में अगर आपको डिटेल में पता है तो आप डिटेल में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। फिर कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं कि किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में चुना गया था? तो ये कौन थी? कैप्टन शिवा चौहान थी। फिर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये राजस्थान में किया जा रहा है। मिशन 929 का संबंध किससे था? तो ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड था। और ये कहाँ पर शुरू हुआ था? त्रिपुरा में शुरू हुआ था। फिर दोनों विश्व युद्ध के लिए कहाँ पर बनाने वाले थे वो लोग? जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का स्मारक बन रहा था वो स्कॉटलैंड में बन रहा था। किस देश ने ई स्पोर्ट्स को एज अ मल्टी स्पोर्ट्स की मान्यता दी है? तो वो दिया है भारत ने। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने के लिए घोषणा की गई है किसके द्वारा? डीप टेक स्टार्टअप के द्वारा। तो ये करंट अफेयर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तो हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। आप पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। रायथू बंधु योजना किससे रिलेटेड है? तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए ये शुरुआत हुई है। प्रसाद योजना के तहत रामप्पा मंदिर चूंकि यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है, इसको कब यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये करंट अफेयर था। ये करंट अफेयर आपको डेली का डेली रिवाइज करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और उन्हें भी चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो उन्हें भी आप सब्सक्राइब करने बोल सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं 7 जनवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत थॉट से करते हैं। आज का थॉट है तानों की भट्टी में तपा आदमी राख नहीं सोना बनता है। देखिए, अगर हीरा बनना है तो जो हीरा होता है वो बहुत अधिक ताप और दाब को सहकर ही बन पाता है। तो वैसे ही यदि हमें ताने मिल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे या कुछ नहीं कर पाओगी, तो सुनते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति बस ध्यान रखिए। आप राख नहीं, आप डेफिनेटली सोना ही बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्तों को तैनात करने की घोषणा की गई है? ये क्या है? तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है, आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे देशों की सेनाएं काम करती हैं, चाहे वो शांति सेना हो या वो महिला शांति रक्षकों की सेना हो। तो यहाँ पर बात की गई है भारत जो है वो सूडान देश में क्या करेगा? महिला शांति रक्षकों के रूप में अपनी सेना भेजेगा। तो ये आपको याद रखना है।
सूडान की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है कि सूडान की कैपिटल क्या है, तो याद रखिएगा खार्तूम। अब आपको याद आ रहा होगा खार्तूम में हमने पढ़ा था कि जब व्हाइट नील और ब्लू नील नदी मिलते हैं तो वो कहाँ पर है, खार्तूम में ही मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। पीस कीपिंग फोर्स किस ऑर्गेनाइजेशन की है, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की है। आपसे क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो वो है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये वाइल्ड लाइफ बॉन्ड है, लेकिन ये ब्लैक राइनो के लिए ऐसा पहली बार किया गया है। तो ये ब्लैक राइनो के लिए किसने किया है, तो ये वर्ल्ड बैंक और साउथ अफ्रीका ने मिलकर किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन पूछा है तो यहाँ पर आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो जो वर्ल्ड बैंक है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे IBRD संस्था के रूप में भी जाना जाता है। जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दो ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था, जिसमें वर्ल्ड बैंक और दूसरा है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF, तो ये आपको पता होगा। फिर ब्लैक राइनो प्रोटेक्शन, अब इंडिया में बात की जाए तो भारत में क्या पाया जाता है, भारत में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो याद रखिएगा कि ब्लैक राइनो के प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ जो बॉन्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बॉन्ड जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था ये 1972 में आया था। और WWF की स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर बना है, ताड़ का पत्ता इसका पांडुलिपि संग्रहालय बना है, तो ये बना है केरल में, याद रखिएगा। और जो पाम ऑयल कंट्री है उसे किस किस कंट्री को कहा जाता है, तो नाइजीरिया को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि जो RBI का चिन्ह है, जो RBI का लोगो है, उसमें किस पत्ते का मतलब किस पत्ते की जो पत्तियां हैं वो बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर वेलेंडा क्लार्क, ये नाम आपने सुना होगा कि वेलेंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में किया गया है, तो ये किया गया है सिडनी में। ये ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है वेलेंडा क्लार्क, इनकी मूर्ति बनाई गई है कहाँ पर, सिडनी में बनाई गई है। जो 1997 और 2005 का वर्ल्ड कप है उसकी ये विजेता रह चुकी हैं। और ये आपको याद रखना है काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं। ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है, इनका देखिए आप स्टैचू भी दिखाया गया है यहाँ पर, ये देखिए ये हैं वेलेंडा क्लार्क। तो बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन रहा और इनके योगदान को देखते हुए ही इनकी स्टैचू बनाई गई है। अब बात स्टैचू की आई है तो कुछ स्टैचू जो आपको याद रखने हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है, तो स्टैचू ऑफ पीस है ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के पाली में स्थित है। और हैदराबाद में कौन सा स्टैचू बना है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और ये किसका स्टैचू है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो देखिए ये भारत का मैप कुछ इस तरीके से रहता है, एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है, इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट को शेष भारत से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो उसके लिए तमिलनाडु में आयोजन किया जा रहा है पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023। इसका उद्घाटन हुआ है तंजावुर तमिलनाडु में, तो याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि ये पूर्वोत्तर भारत को समर्पित है। अब बात नॉर्थ ईस्ट की आई है तो आपको एक पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए।
पहले एक पॉलिसी चलती थी लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आई थी, जिसको 2014 में जो गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, एक्ट ईस्ट कर दिया गया कि केवल देखने से काम नहीं चलेगा, हमें एक्ट करना पड़ेगा। तो जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं उन्हें ऐसा कदापि नहीं लगना चाहिए कि वो भारत से अलग हैं, वो भारत का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए इस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया गया। तो ये असम वैभव डॉक्टर तपन शेकिया को प्रदान किया गया। ये कैंसर विशेषज्ञ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और हमने पढ़ा था कि जो कैंसर की स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑन्कोलॉजी क्या है, तो कैंसर की स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है। डॉक्टर तपन शेकिया। अब आपको ये याद हो ना हो, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं। तो उसी की तर्ज पर असम गवर्नमेंट ने कुछ अपने स्टेट के अलग से पुरस्कार देना स्टार्ट किया है, जिसमें पहले नंबर पर जो सबसे उच्चतम पुरस्कार है वो है असम वैभव, दूसरे नंबर पे है असम सौरभ और तीसरा है असम गौरव। तो असम वैभव पुरस्कार मिला है डॉक्टर तपन शेकिया को। असम सौरभ 5 लोगों को मिला है, इनसे मतलब नहीं है, इनको याद नहीं करना है। और असम गौरव 15 लोगों को मिला है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनावकट किस टीम से खेलते हैं। तो इनकी टीम पूछी है, तो ये सौराष्ट्र के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। रणजी ट्रॉफी मतलब ये किस खेल से रिलेटेड होगी, तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट की ट्रॉफी है। और अभी ये सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच में मैच हुआ था, जिसमें एक ही ओवर में 3 विकेट लिए, किसने, जयदेव उनावकट ने। तो याद रखिएगा, इन्होंने हैट्रिक ली थी और ये काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। अब बात रणजी ट्रॉफी की आई है तो आपसे पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई, पहला मैच कब खेला गया था, तो 1934 में खेला गया था। और 2021 में चूंकि मध्य प्रदेश ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जो भारत में क्रिकेट के जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं रणजीत सिंह, और इन्हीं की याद में, जो कि एक बहुत ही महान खिलाड़ी थे, जो ट्रॉफी है क्रिकेट की उसका नाम क्या रखा गया है, रणजी ट्रॉफी रखा गया है। तो आई होप आपको ये फैक्ट याद हो गया होगा। खिलाड़ी भी हम देख लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं, ये हैं जयदेव उनावकट। तो काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है, इसीलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत, और आपको ये भी याद रखना है कि ये हैट्रिक इन्होंने किसके खिलाफ ली थी, तो दिल्ली के बीच में, सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच में मैच हुआ था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, ये कहाँ से शुरू हुई है, तो भारत की पहली चीज कोई होगी तो कहाँ से शुरू होगी, अक्सर देखा जाता है कि वेस्ट बंगाल, कोलकाता से शुरू हुई है। और नदी कौन सी है, तो हुगली नदी है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ये 520 मीटर का सफ़र 45 सेकेंड में क्या करेगी, कवर करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 हाथ से बुनी हुई साड़ियों का उत्सव जिसे विरासत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसे कौन सा मंत्रालय मनाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बात कपड़े की हो रही है, साड़ियाँ कपड़े की ही बनेगी, तो ये मना रहा है कपड़ा मंत्रालय। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कपड़ा मंत्रालय के अभी वर्तमान में मंत्री कौन है। अब बात साड़ियों की आई है तो आपने देखा होगा कि चंदेरी की साड़ियाँ, माहेश्वरी साड़ियाँ, ये सब काफ़ी फेमस हैं और इनको जीआई टैग भी मिला है। जैसे चंदेरी की साड़ियों को 2005 में जीआई टैग मिला था, और ये कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है। फिर हाल ही में 79 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं, तो वो कौन से बने हैं, उनका नाम है प्रणेश एम। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रणेश एम का संबंध किस खेल से है, तो ये चेस से रिलेटेड है। माइंड मास्टर के नाम से कौन से जो चेस खिलाड़ी हैं वो जाने जाते हैं, ये भी आपको बताना है।
फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कोनेरू हम्पी। ये अभी काफ़ी चर्चा में रही हैं, तो इनका संबंध किस खेल से है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो ये आज का करंट अफेयर था। कल का करंट अफेयर हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि हाइड्रोजन से संचालित होने वाली पहली एशिया की जो ट्रेन है वो कहाँ चलने वाली है, तो वो चीन में चलने वाली है। फिर हाइड्रोजन के बारे में हमने कल स्टैटिक फैक्ट डिस्कस कर लिए थे। अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन हुआ है जो कि राजनाथ सिंह जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जग मिशन, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। इसे यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड सेकेंड टाइम मिला है और ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर ये मिशन शुरुआत हुआ था, तो उड़ीसा में। और इसका उद्देश्य क्या था कि स्लम मुक्त बनाना उड़ीसा को। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, मनोहर पारिकर जी के नाम पे रखा जाएगा। तो ये कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा गोवा में। गोवा में ये किया गया है। फिर किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से इसकी शुरुआत हुई है। हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि 2023 तक लगभग 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का या नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो 40 वर्षों में जो भी बिजली का प्रोडक्शन होगा उसमें 12% फ्री एनर्जी दी जाएगी। फिर FSSAI के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग दी गई, तो ये 5 स्टार रेटिंग मिली है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। ये भी आपको याद रखना है कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को क्या है, 5 स्टार सर्टिफिकेट मिला है ईट राइट अभियान के तहत। फिर दीदी सुरक्षा कवच कहाँ से शुरू हुई है ये पहल, तो वेस्ट बंगाल से शुरू हुई है, याद रखिएगा। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो COP27 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है मिस्र में। और आपसे पूछा जा सकता है कि COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो COP26 का आयोजन किया गया था ग्लासगो में। कोप क्या है, तो ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो ये आज का करंट अफेयर था। अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।